लगातार 5 दिनों की बेमौसम बारिश ने पूरे माधवगढ़ गांव को जैसे जमा कर रख दिया था। गांव की इकलौती गैस एजेंसी मोहन गैस सर्विस के बाहर सुबह से खड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़ अब निराश होकर लौट चुकी थी। गोदाम पूरी तरह खाली था। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन एक आदमी अब भी एजेंसी के शटर को पकड़कर वहीं कीचड़ में बैठा रो रहा था। उसका नाम बिरजू था। सेठ जी, भगवान के लिए मुझे खाली हाथ मत भेजिए। मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। दाई माँ ने कहा है कि कमरे में गर्माहट और लगातार गर्म पानी चाहिए, वरना जच्चा बच्चा दोनों ठंड से मर जाएंगे। घर की लकड़ियां गल चुकी हैं। बस एक सिलेंडर कहीं से भी दे दीजिए। बिरजू, मैं तेरा दुख समझ रहा हूं मेरे भाई। तू खुद देख ले, गोदाम में सिर्फ खाली लोहे के डिब्बे हैं। शहर से शंकर 50 सिलेंडर लेकर सुबह ही निकल चुका था। उसे शाम तक पहुंचना था, पर साला ये तूफान, भगवान जाने वो किस रास्ते में फंसा है। तो क्या मेरी पत्नी और मेरा होने वाला बच्चा आज रात तड़प तड़प कर मर जाएंगे सेठ जी? कोई तो रास्ता होगा। हौसला रख बिरजू। शंकर बहुत पुराना और जिद्दी ड्राइवर है। वो जानता है कि गांव में गैस की कितनी किल्लत है। वो किसी भी कीमत पर ट्रक लेकर पहुंचेगा। हम बस उसका इंतजार कर सकते हैं। जहां एक तरफ मोहन की एजेंसी पर बिरजू अपनी पत्नी की जिंदगी की भीख मांग रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव से करीब 40 मील दूर एक सुनसान और खौफनाक जंगल के कच्चे रास्ते पर शंकर का ट्रक भारी बारिश को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यार छोटू, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। उस्ताद, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। जब हाईवे का पुल टूट ही गया था तो हम वहीं ढाबे पर रुक जाते ना। ये काली घाटी वाला कच्चा रास्ता तो वैसे भी मनहूस माना जाता है। यहाँ दिन में भी कोई नहीं आता और हम इतनी रात को आ गए। रुक कैसे जाते छोटू? तुझे पता है गांव में क्या हालात हैं? लोग बारिश में बिना पके खाने और बिना आग के ठिठुर रहे हैं। मोहन सेठ का फोन आया था। अगर आज सुबह तक सिलेंडर नहीं पहुंचे तो गांव के कई बीमार लोग ठंड से मर जाएंगे। जान हथेली पर रखकर ही सही, पर यह ट्रक आज रात माधवगढ़ पहुंचेगा। पर उस्ताद, लोग कहते हैं इस जंगल के रास्ते में जो भी गाड़ी रुकती है वो कभी वापस नहीं जाती। यहाँ छलावा होता है। चुप कर। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तू बस अपनी खिड़की बंद रख और चुपचाप बैठ। ट्रक के भारी पहिए कीचड़ और गड्ढों को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे काले पेड़ थे जो बारिश में किसी डरावने राक्षस की तरह लग रहे थे। उधर माधवगढ़ गांव में बिरजू की बेचैनी अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। नहीं सेठ जी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं। मैं खुद जाकर अपने घर की चौखट और खिड़कियां तोड़कर जलाऊंगा, पर उसे ऐसे मरने नहीं दूंगा। पागल हो गया है तू? गीली लकड़ी सिर्फ धुआं करेगी, आग नहीं पकड़ेगी। तेरा पूरा घर धुएं से भर जाएगा और दम घुटने से उनकी जान चली जाएगी। तू यहीं रुक, शंकर बस आता ही होगा। मोहन सेठ बिरजू को ढांढस बंधा ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ काली घाटी के उस सुनसान कच्चे रास्ते पर शंकर के ट्रक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने शंकर और छोटू की रूह कंपा दी। उस्ताद, ब्रेक मारो, ब्रेक। क्या हुआ? ट्रक कीचड़ में फिसलता हुआ एक जोरदार झटके के साथ रुक गया। शंकर और छोटू झटके से आगे टकराए। बाहर घुप अंधेरा और मूसलाधार बारिश थी। ट्रक की पीली हेडलाइट की रोशनी में कुछ दूर आगे एक आकृति खड़ी थी।
ये इतनी रात को जंगल के बीचों बीच कौन खड़ा है? उस्ताद, मैंने कहा था ना ये रास्ता ठीक नहीं है। ये कोई इंसान नहीं लग रहा। पीछे लो गाड़ी, जल्दी पीछे लो। पागल मत बन छोटू, कोई औरत लग रही है। बारिश में पूरी भीगी हुई है, शायद कोई मुसीबत में है। इस वीरान जंगल में कोई अकेली औरत क्या कर रही होगी उस्ताद? वो पक्का कोई डायन या छलावा है। आप दरवाजा मत खोलना। तू चुप रहे, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैं शीशा नीचे करके पूछता हूं। शंकर ने कांपते हाथों से अपनी तरफ का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। तेज ठंडी हवा का झोंका ट्रक के अंदर आया। हेडलाइट की रोशनी में खड़ी वो औरत धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। उसके बाल उसके चेहरे पर आए हुए थे और उसने एक मैली सी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। बहन जी, कौन हैं आप? इतनी रात को यहाँ बीच जंगल में क्या कर रही हैं? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे घिसटते हुए कदमों से ट्रक के एकदम करीब आ गई। मेरा बच्चा ठंड से जम रहा है ड्राइवर। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बस एक सिलेंडर दे दे। उस्ताद, भगाओ गाड़ी, ये इंसान नहीं है। हाँ जी, ये सिलेंडर मेरे नहीं है, ये गांव वालों की अमानत है। मैं आपको यहां से नहीं दे सकता। आपको शहर जाना है तो मैं छोड़ देता हूं। मुझे शहर नहीं जाना, मुझे बस एक सिलेंडर चाहिए। अगर तूने मुझे सिलेंडर नहीं दिया तो तेरा ये ट्रक इस जंगल से कभी बाहर नहीं जाएगा। औरत की उस खौफनाक आवाज के साथ ही ट्रक की हेडलाइट अचानक बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में माधवगढ़ गांव की तरफ जाने वाला वो इकलौता ट्रक और उसमें रखे 50 सिलेंडर हमेशा के लिए खामोश हो गए। उस्ताद, कुछ करो, वो अंदर आ जाएगी, हमें मार डालेगी। मैंने कहा था ना, यहाँ भूत होते हैं। चालू हो जा, अरे चालू हो जा भाई। ट्रक का इंजन सिर्फ खांस कर रह गया, स्टार्ट नहीं हुआ। तभी बाहर से उस औरत की वो दिल दहला देने वाली आवाज फिर से आई। तुम शहर वाले बहुत जालिम हो। मेरा बच्चा ठंड से नीला पड़ गया है, वो मर रहा है। मुझे बस थोड़ी सी आग चाहिए, एक सिलेंडर दे दे। बहन जी, मैं सिर्फ एक गरीब ड्राइवर हूं। ये 50 सिलेंडर गांव वालों की अमानत हैं। अगर मैंने इसमें से एक भी कम किया तो सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा। मेरे खुद के बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं आपको नहीं दे सकता। तो फिर तू भी यहाँ से कभी वापस नहीं जाएगा। तेरा ट्रक यहीं सड़ेगा और तुम दोनों इसी काली घाटी में ठंड से तड़प तड़प कर मरोगे। औरत की चीख के साथ ही ट्रक का पिछला डाला जोर जोर से बजने लगा। धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई बहुत भारी चीज सिलेंडरों को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। उस्ताद, वो डाला तोड़ रही है। भगवान के लिए उसे एक सिलेंडर दे दो उस्ताद, जान से बढ़कर नौकरी नहीं है। शंकर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आया और फिर उस औरत की आवाज में छिपी एक माँ की तड़प महसूस हुई। भूत हो या इंसान, कोई माँ अपने बच्चे को तड़पते नहीं देख सकती। रुक जाओ, मैं दे रहा हूं। पागल हो गए हो? बाहर मत जाओ। अगर हमने आज एक माँ को खाली हाथ लौटाया तो हम इंसान कहलाने लायक नहीं रहेंगे। जो होगा मैं भुगत लूंगा। शंकर लोहे की रॉड लेकर भारी बारिश में बाहर उतरा। उसने देखा कि वो औरत ट्रक के पिछले हिस्से के पास मिट्टी में बैठी थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जिसका शरीर सच में ठंड से नीला पड़ चुका था और वो बिल्कुल नहीं हिल रहा था।
शंकर का दिल पसीज गया। बहन जी, ये सिलेंडर मैं आपको दे रहा हूँ। इसके पैसे मैं अपनी तनख्वाह से भर दूंगा। आप बस अपने बच्चे को बचा लीजिए। तूने आज एक मरे हुए बच्चे को आग दी है ड्राइवर। तेरी इस दया ने आज तेरी जान बख्श दी। जा, गांव में कोई तेरी राह देख रहा है। अब तेरा रास्ता कोई नहीं रोकेगा। तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप क्लिक की आवाज के साथ जल उठी और इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। शंकर दौड़कर वापस ट्रक में बैठा और उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। इधर माधवगढ़ गांव में रात के 1 बज चुके थे। बिरजू के सब्र का बांध टूट चुका था। तभी बारिश में भीगती हुई एक बूढ़ी दाई माँ दौड़ती हुई गैस एजेंसी पर आई। बिरजू, ओ बिरजू, जल्दी घर चल। क्या हुआ काकी? मेरी पत्नी कैसी है? बच्चा कैसा है? बहू का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है बिरजू। अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो दर्द से बेसुध हो चुकी है। अगर अगले 15 मिनट में कमरे में गर्माहट नहीं हुई तो तू दोनों को खो देगा मेरे बेटे। मुझे जाने दो सेठ जी। मैं अपनी पत्नी को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। मेरा सब कुछ लुट गया। मैं जा रहा हूं। हे भगवान, अगर तू है तो आज कोई चमत्कार कर दे। इस गरीब का घर उजड़ने से बचा ले। मोहन के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि दूर अंधेरे रास्ते से एक भारी ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। बिरजू, रुक जा बिरजू, शंकर आ गया, हमारा शंकर आ गया। कीचड़ और बारिश को चीरता हुआ शंकर का ट्रक छप छप करता हुआ गैस एजेंसी के चबूतरे के सामने आकर रुका। बिरजू पागलों की तरह दौड़कर ट्रक के पास पहुंचा। शंकर भाई, भगवान के लिए जल्दी एक सिलेंडर दे दो। मेरी पत्नी मर रही है। शंकर और छोटू ट्रक से नीचे उतरे। दोनों के चेहरे कागज की तरह सफेद पड़े थे और वे ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। सेठ जी, माल तो आ गया है, लेकिन मुझे माफ कर देना। 50 में से 1 सिलेंडर कम है। रास्ते में काली घाटी में मुझे वो एक ठिठुरते हुए बच्चे की जान बचाने के लिए देना पड़ा। मेरे वेतन से पैसे काट लेना। काली घाटी में? इस भयानक रात में वहां कौन मिलेगा? खैर छोड़, तूने जान बचाई है, ये पुण्य का काम है। बिरजू, जल्दी कर, पीछे से एक सिलेंडर निकाल और भाग अपने घर। बिरजू ने फुर्ती से ट्रक के पिछले डाले का ताला खोला, लेकिन जैसे ही उसने डाला नीचे किया और अंदर देखा। सेठ जी, क्या हुआ बिरजू? जल्दी निकाल, देर मत कर। सेठ जी, शंकर भाई तो कह रहे हैं कि 1 सिलेंडर कम है, लेकिन यहाँ तो पूरे 50 सिलेंडर रखे हैं उस्ताद। और ये सामने वाला सिलेंडर। ट्रक के अंदर पूरे 50 सिलेंडर रखे हुए थे, लेकिन वो आगे वाला सिलेंडर वह बिल्कुल अलग था। उस जमा देने वाली ठंड में भी उस लोहे के सिलेंडर से एक बहुत ही सुकून देने वाली गर्माहट और हल्की हल्की भाप निकल रही थी। उस्ताद, मैंने खुद अपनी आंखों से आपको एक सिलेंडर उस औरत को देते हुए देखा था। फिर ये 50 कैसे हो गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा छोटू, पर ये सिलेंडर ये आग की तरह गर्म है। जो भी है शंकर, ये भगवान का कोई चमत्कार है। बिरजू, तू सोच क्या रहा है? जल्दी उठा इसे। बिरजू ने बिना एक पल गंवाए उस भारी गर्म सिलेंडर को कंधे पर उठाया और पागलों की तरह कीचड़ में दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ भागा।
सिलेंडर आ गया, जल्दी इसे चूल्हे से जोड़ो। दाई माँ ने कांपते हाथों से रेगुलेटर लगाया और लाइटर जलाया। तेज आवाज के साथ चूल्हे में आग जल उठी। पलक झपकते ही उस छोटी सी आग ने पूरे कमरे को ऐसे गर्म कर दिया जैसे कमरे के अंदर सूरज निकल आया हो। गर्माहट मिलते ही बिरजू की पत्नी के शरीर में जान आ गई। उधर गैस एजेंसी पर मोहन ने शंकर और छोटू को कंबल ओढ़ाया और दोनों को गर्मा गर्म चाय दी। दोनों अब भी सदमे में थे। अब बता शंकर, काली घाटी में आखिर हुआ क्या था? वो औरत कौन थी जिसे तूने सिलेंडर दिया? पता नहीं सेठ जी, वो बहुत डरावनी थी। उसका चेहरा पीला था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो बस अपने ठंड से मरे हुए बच्चे के लिए आग मांग रही थी। सेठ जी, वो कोई इंसान नहीं थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जैसे ही उस्ताद ने उसे सिलेंडर दिया, वो एक रोशनी के साथ गायब हो गई। पर सेठ जी, एक बहुत अजीब बात हुई। जब मैंने उसे सिलेंडर दिया तो जाते जाते उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया। उसके हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे और उसने जाते हुए मुझे एक बात कही। क्या कहा उसने? उसने कहा, पिछले 30 साल से इस काली घाटी की ठंड में जल रही हूं ड्राइवर, पर आज तेरी वजह से मेरे पोते को ठंड नहीं लगेगी। पोते को? ये शब्द सुनते ही मोहन के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। छन, गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मोहन का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। क्या क्या कहा तूने शंकर? पोते को? हाँ सेठ जी, मुझे भी समझ नहीं आया कि वो किस पोते की बात कर रही थी। और हाँ, जाते वक्त ट्रक के डाले के कांटे में उसकी साड़ी का ये टुकड़ा फंस गया था। हे भगवान, ये कैसे मुमकिन है? शंकर, तू जानता है ये चुनरी किसकी है? किसकी है सेठ जी? 30 साल पहले जब बिरजू सिर्फ 6 महीने का था तो उसे बहुत भयंकर निमोनिया हुआ था। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। बिरजू की मां पार्वती उसे इसी तरह की एक भयंकर तूफानी रात में अपने सीने से लगाकर पैदल शहर के अस्पताल ले जा रही थी। फिर क्या हुआ सेठ जी? काली घाटी के उसी जंगल में रास्ता भटक गई। 3 दिन बाद पुलिस को उसकी लाश मिली थी। पार्वती ठंड से जमकर मर चुकी थी, लेकिन मरते दम तक उसने अपने शरीर की सारी गर्मी उस छोटे से बिरजू को दे दी थी, जिससे बिरजू जिंदा बच गया। और शंकर, जिस रात पार्वती मरी थी, उसने बिल्कुल यही लाल चुनरी पहनी थी जिस पर चांदी का मोर बना था। मतलब काली घाटी में जिसने मेरा रास्ता रोका था, वो कोई डायन नहीं, बल्कि बिरजू की मां की रूह थी।